हेलो एवरीवन, श्योर सिलेक्शन में आपका स्वागत है। तो आज देखते हैं लुसेंट समान ज्ञान से आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत का इतिहास उत्तर मुगल कालीन से स्टार्ट होता है और औरंगजेब का मृत्यु हुआ था। जब औरंगजेब का मृत्यु होता है 3 मार्च 1707 को, औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है 3 मार्च 1707 को औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है। औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है कहाँ पे? अहमदनगर में। तो उसके बाद उसके बेटा बनता है, जो कि उसका बड़ा बेटा नाम था उसका बहादुर शाह। और बहादुर शाह का कार्यकाल रहता है 1707 से 1712 तक। लगभग 2 वर्ष के उत्तराधिकार के संघर्ष के बाद 63 वर्ष में सबसे ज्यादा उम्र पे गद्दी पे बैठने वाला था शाहजादा। इसका नाम था मुअज्जम। औरंगजेब का बड़ा बेटा था, शासक बना और उसने बहादुर शाह की उपाधि धारण की। इस लड़ाई में उसने अपने भाइयों को मोहम्मद आजम तथा काम बख्श की हत्या कर दी। बाद में इसे मुगल बहादुर शाह प्रथम कहा गया और इसको नाम से जाना जाता है शाह बेखबर। इसको कौन बोला था? खफी खां के द्वारा शाह बेखबर बोला था। और सबसे उम्र दराज में शासक बनने वाला कौन था? बहादुर शाह प्रथम। और इसको बोलते हैं, इसका नाम था मुअज्जम। ठीक है। औरंगजेब का बड़ा बेटा और इसके उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। मुगल से स्वतंत्र, जैसे ही औरंगजेब का मृत्यु हुआ उसके बाद धीरे धीरे मुगलों से स्वतंत्र होने वाला राज्य, जैसे अवध अवध का संस्थापक था शहादत खां। हैदराबाद का संस्थापक था चिंकलिज खां उर्फ निजामुल मुल्क या आसफ जहां। रूहेलखंड वीर दाऊद अली एवं मोहम्मद खां। बंगाल का मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक का सादुतुल्ला खां। भरतपुर का चूड़ामन एवं बदन सिंह। नोट: मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। शहादत खान की असली नाम क्या नाम था? पीर मोहम्मद अमीन नाम था शहादत खान का। खाकी खान ने बहादुर शाह, खफी खां याद रखिएगा, ये खाकी नहीं, खफी खान ने बहादुर शाह को शाह बेखबर की उपाधि दी थी। उसके बाद अगला शासक बना जहांदर शाह। इसको लंपट मूर्ख बोलते हैं, इसका नाम याद रखिएगा, लंपट मूर्ख। ये इसका कार्यकाल जौ से जहांदार था, जौ से लौ से लंपट मूर्ख। इसका कार्यकाल 1213 तक रहा, 1 साल। जुल्फिकार की मदद से जहांदार शाह शासक बना। जुल्फिकार खान को प्रधानमंत्री बनाया। उसने साम्राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक करने के लिए इजारा प्रथा की शुरुआत की। जहांदार शाह ने भी जजिया कर को समाप्त कर दिया और जहांदार शाह अपने शासनकाल में लाल कुमारी नामक एक वैश्या के हस्तक्षेप का आदेश दे रहा था और इसी के चक्कर में ये बर्बाद भी हो गया था। नोट: मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली, सैयद बंधु का याद रखिएगा, सैयद बंधु का नाम था हुसैन अली और अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता यानी किंग मेकर को बोला गया, किसको? अली बंधु को, याद रखिएगा। उसके बाद जहांदार शाह को लंपट मूर्ख बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लंपट मूर्ख किसके नाम से? जहांदार था। उसके बाद बैठा गद्दी पर फर्रुख सैयद 1713 से 1719 के बीच। इसने भी सैयद बंधु अब्दुल्ला खां हुसैन खां की मदद से फर्रुख सैयद शासन बना और इसका टाइटल था, इसका मुगल वंश का, इसको घृणित कायर बोला जाता है। तो जहांदार शाह लंपट मूर्ख और फर्रुख सैयद को घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। 1715 में एक शिष्टमंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत आया। यह शिष्टमंडल फर्रुख सैयद के दरबार में 1717 में पहुंचा था। उस समय फर्रुख सैयद जानलेवा घाव से पीड़ित था। इस शिष्टमंडल में हैमिल्टन नामक एक डॉक्टर थे जिन्होंने फर्रुख सैयद का इलाज किया और उसने खुशी से जो है ना, इसने 1717 में सुनहरा फरमान जारी कर दिया। इसने खुश होकर अंग्रेजों को भारत में कई व्यापार करने की अनुमति दे दी। अंग्रेजों सिक्कों को मान्यता प्रदान की और फर्रुख सैयद द्वारा जारी की गई घोषणा से ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा, बोलेगा 1717 में ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा किसके द्वारा दिया गया था? फर्रुख सैयद के द्वारा। और इसने टैक्सेस को फ्री कर दिया था। फिर 1719 में सैयद बंधु ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फर्रुख सैयद को गद्दी से उतार दिया, अंधा बनाकर उसे मार दिया गया। उसके बाद अगला शासक बना रफी उद्दरजात। इस इसने मुगल शासन में सबसे कम शासक बना, सबसे मुगल शासन का सबसे कम दिन शासक करने वाला, बहुत कम। देखिए ना, 3-4 फरवरी से जून तक 1719, रफी उद्दरजात। उसके बाद बना रफी उद्दौला। रफी उद्दौला 6 जून 1700, ई भी सैयद बंधु ने रफी उद्दौला को शाहजहां द्वितीय के नाम से राजगद्दी पर बैठाया था। उसके बाद अगला शासक बना मोहम्मद शाह। ये बहुत
इसका नाम है मोहम्मद शाह रंगीला। इसने निजामुल मुल्क की सहायता से सैयद पूछेगा सैयद बंधु को किसने मरवाया था, तो मोहम्मद शाह रंगीला। किसके द्वारा, किसकी सहायता से, तो निजामुल मुल्क की सहायता से। उसको मौत मौन की घात उतार दिया। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 में सैयद बंधु हुसैन अली की हत्या कर दी। 1724 में निजाम उल मुल्क वजीर बन गए। इसके शासनकाल के दौरान 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर हमला किया। इसी समय ईरान के सम्राट नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और करनाल का युद्ध मुगलों को परास्त कर दिया। तो करनाल का युद्ध कब हुआ था, 1739 में। किसने हमला किया था, नादिर शाह ने, याद रखिएगा। उसके बाद नोट, हैदराबाद की स्थापना तुरानिया व अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम में कि हैदराबाद की स्थापना किसके द्वारा, तुरानियों के द्वारा, और अवध की स्थापना ईरानियों के द्वारा। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों के द्वारा और अवध की स्थापना ईरानियों के द्वारा, याद रखिएगा। ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक कौन था, मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा गया था। नादिर शाह भारत पे कब आक्रमण किया था, 1739 पे दिल्ली पर। उस समय कौन शासक था, मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह हैदराबाद की स्थापना किस वंश, तुरानियों वंश, और अवध का स्थापना ईरानियों। और इसी समय 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपया की धनराशि और शाहजहां का बनवाया गया पीकॉक थ्रोन तथा कोहिनूर हीरा वापस फारस लेके चला गया। उसके बाद देखते हैं तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन पे बैठने वाला अंतिम मुगल शाह कौन, मुगल मुगल शासक कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। याद रखिएगा कि तख्ते ताउस कौन बनाया था, तो तख्ते ताउस बनाया था कौन, शाहजहां के द्वारा। लेकिन किसके समय तख्ते ताउस को ले गया ईरान, कौन, नादिर शाह, तो मोहम्मद शाह के समय। उसके बाद देखिएगा सुंदर युवतों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण इसको रंगीला बादशाह के नाम से जाना गया। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद के चिंगलीज खान ने निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। किसके समय, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल के समय निजामुल मुल्क ने, उसका क्या नाम था, चिंगलीज खां, 1725 में स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना कर दी। उसके बाद अगले शासक आए आराम शाह। आराम शाह का कार्यकाल 1748 से 1754 था। यह एक अयोग्य शासक था। इसने राजकाल में सभी उद्यम वायु सौंप दिया। किबला ए आलम की उपाधि दी। पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किबला ए आलम की उपाधि किसको है, तो अहमद शाह। अहमद शाह किबला ए आलम। उसके बाद बने आलमगीर द्वितीय। इसके समय कौन सा युद्ध हुआ था, याद रखिएगा 23 जून 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। किसके समय, 23 जून 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। किसके समय, आलमगीर द्वितीय के समय। और इसका कार्यकाल 1754 से 1759। यह जहांदार शाह का पुत्र था। इसी के समय 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। अभी तो बताए थे ना कि इसी के समय, आलमगीर द्वितीय के समय प्लासी का युद्ध हुआ। उसके बाद अगला शासक बना शाहजहां तृतीय। इसे मुही अल मित्तल के नाम से जाना गया। मराठों के हस्तक्षेप से गद्दी पर उतार फेंका। उसके बाद शाह आलम द्वितीय। इसके शासनकाल में दो निर्णायक, एक पानीपत का तीसरा युद्ध जो 1761 में हुआ था, और दूसरा 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। और इसी के समय ही इलाहाबाद की भी संधि भी हुई है, दो संधि। इसके शासनकाल में दो निर्णायक युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 तथा बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को परास्त कर दिया। और पानीपत के तीसरे का युद्ध में बोला गया था कि अब ये तय हो गया कि मराठा का साम्राज्य अब नहीं आएगा, किसी और का आ सकता है। तो इलाहाबाद, इसके समय दो संधि हुए। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की पहली संधि और दूसरी संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को। 1765 में इलाहाबाद की संधि की शर्तों के अनुरूप शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रखा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी सौंपने की फरमान जारी किया। और 1772 में शाह आलम द्वितीय को मराठा दिल्ली ले गए, जहाँ पे 1803 तक रहे। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर क्या कर लिया, कंप्लीट रूप से कब्जा कर लिया। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम था अहमद खां। इसके समय 8 बार इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम था अहमद खां। इसने भारत पे टोटल 8 बार आक्रमण किया। उसके बाद गुलाम कादिर खां 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी।
उसके बाद अगला शासक बना अकबर द्वितीय। इसके समय राजा राम मोहन राय को अकबर की राजा की उपाधि इसने ही दिया था, राजा राम मोहन राय ने ही। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और अकबर अकबर द्वितीय का पेंशन बढ़ाने के लिए कहाँ पे गए थे? ब्रिस्टल, लंदन गए थे राजा राम मोहन राय। और वहीं राजा राम मोहन राय की 1833 में डेथ होगी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? अकबर। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत का जनक किसके द्वारा बोला गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कौन से पुस्तक में? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। राजा राम मोहन राय की 1815 में आत्मीय सभा, 1817 में हिंदू कॉलेज, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे और 1829 में सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से एक्ट नंबर 17 के तहत सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा पहली बार कहाँ पे उल्लेख है? भानुगुप्त के एरन अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। तो अकबर द्वितीय का कार्यकाल रहा 1806 से 1837 और इसने राजा राम मोहन राय की राजा की उपाधि से नवाजा गया था। इसके शासन काल के दौरान 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं को मुगल शासन के अधीन कहलाना समाप्त कर दिया था। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी मुगल से अपना स्वयं से स्वतंत्र कर लिया। मुगल शासक के नाम पर सिक्के जारी करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो अकबर द्वितीय का कार्यकाल 1806 से 1837। इसी के समय एक इम्पोर्टेंट घटना हुआ कि इसका पेंशन बढ़ाने के लिए कौन गए थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के और याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय पटना आए थे फारसी और उर्दू की पढ़ाई के लिए। उसके बाद बना अगला शासक बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय का कार्यकाल 1837 से 1857। बहादुर शाह द्वितीय जफर अंतिम मुगल बादशाह था। सब मतलब अंतिम मुगल शाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह था। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेज द्वारा बहादुर शाह को जफर को बंदी बना लिया और इसे कहाँ भेज दिया? रंगून भेज दिया। लाल किला में स्थित हीरा महल में ये जफर खान बहादुर बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के ही समय दिल्ली में रहता था। और 1857 में एक कौन पूछेगा कि कौन एक शायर था? तो मिर्जा गालिब ने अपनी आंखों से देखा था। हवा बख्श बाग लाल किले में स्थित है। अब देखते हैं भारत में यूरोपियों का आगमन। तो उत्तर मुगल कालीन खत्म हो गया। अब देखते हैं भारत में यूरोपियों का आगमन। तो कौन कौन आया? याद रखिएगा, पहले आया था पी ई पहले आया था PDEF, ये क्रम आने का। लेकिन कंपनी स्थापना हुआ था पुर्तगाली 1498, 1602, 1616, 1664, 1761। तो भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन 17 मई 1498। पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा 3 बार भारत आया था। 1498, 1502 और 1524 में। याद रखिएगा वास्को डिगामा कितने बार भारत आया था? 3 बार। 1498, 1502 और 1524। 24 दिसंबर 1524 में वास्को डिगामा भारत में उसका देहांत हो गया। तो कितने बार वास्को डिगामा? 3 बार भारत आया था। 17 मई 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने उत्तर मीमांसा अंतरिम होते हुए भारत में पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा। भारत एवं यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डिगामा को गुजराती पथ में प्रदर्शक अब्दुल मजीद ने सहयोग इसको किया था और इसका क्या किया था? स्वागत भी किया था। तो 1505 में फ्रांसो द अल्मीडा भारत में प्रथम गवर्नर बन के कौन आए? फ्रांसो द अल्मीडा। और फरमा उसके बाद आए 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली वायसराय बना। 1510 में यूसुफ आदिल शाह से गोवा से 1510 में यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। उसके बाद पुर्तगाल ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे खोली थी? तो कोचीन में। कब? 1503। 1500 कोचीन। दक्षिणी पूर्वी तट में पुर्तगाली की एकमात्र बस्ती कहाँ था? सेंट थोमे थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कॉर्नियल हाउटमैन 1596 ईस्वी में आया था। वो जो कि सुमात्रा पहुंचा था, इंडोनेशिया से सुमात्रा पहुंचा था। अब तो वास्को डिगामा भारत 3 बार आया। याद रखिएगा 1498, 1502 और 1524। 1524 में उसका देहांत ही हो गया। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकत में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पेगोडा ढाला और पुलिकट में समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। तो डचों ने पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? पहली फैक्ट्री अपने कहाँ खोली? याद रखिएगा मसूलीपट्टनम में। और दूसरा फैक्ट्री कहाँ? पुलिकट में। तो याद रखिएगा डचों ने अपना फैक्ट्री 1605 में
मसूलीपट्टनम में खोला, दूसरा पुलिकट में खोला और इसने स्वर्ण सिक्का कौन सा याद, पगोड़ा जारी किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 में पटना में आया और कारखाना खोला। पटना के उत्तरी इमारत में अपना डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कारखाना लगा। उसके बाद कोलाचल की लड़ाई, याद रखिएगा कोलाचल की लड़ाई। इस लड़ाई में त्रावणकोर का राजा मार्दन वर्मा 10 अगस्त 1741 में एडमिरल स्टाचियन और लेचांस के नेतृत्व वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया। कोलाचल का युद्ध याद रखिएगा 1741 में हुआ था, किसके किसके बीच, डच और त्रावणकोर के राजा के बीच। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हो गया, तो बेदरा का युद्ध 1759 में अंग्रेजों के द्वारा डचों का युद्ध हो गया। और 1760 में कौन सा युद्ध हुआ था, वांडीवास, और इसके तहत फ्रांस को भारत से जाना पड़ा था। तो डच का अंतिम रूप से पतन किस युद्ध में हो गया, बेदरा का युद्ध 1759 में। उसके बाद 31 दिसंबर 1600 में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरब में व्यापार का एक अधिकार पत्र प्रदान किया। इस अधिकार पत्र के अनुसार इंग्लैंड में कोई भी कंपनी इस क्षेत्र में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी 217 साझीदार थे और पहला गवर्नर कौन बना, थॉमस स्मिथ बना था। मुगल दरबार में आने वाले कैप्टन हॉकिंस था, तो जो कि जेम्स प्रथम के राजदूत, कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम के राजदूत, जो कि जहांगीर के दरबार में 1609 में आया था, दरबार में आया था। और भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था, रेड ड्रैगन। कौन आया था, कैप्टन हॉकिंस आया था रेड ड्रैगन से। उसके बाद 1611 में दक्षिण पूर्व समुद्र सर्वप्रथम अंग्रेजी ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी किया। 1613 में एक फरमान जारी किया। अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्ड ने अधीन व्यापारिक कोठी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दे दी। पूर्वी तट पे अंग्रेजी अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम 1611 में खोला। 1611 में खोला, जबकि पश्चिमी तट पे सूरत 1613 में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। पहली बार सूरत 1608 में व्यापारिक कोठी के स्थापित करने का प्रयास किया गया था। मुगल काल में सूरत को बाबुल मनक्का यानी मक्का का प्रस्थान भी कहा गया। तो याद रखिएगा कि मुगल काल 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने थॉमस रो का अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। वह फरवरी 1619 में भारत आया। उसने जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां से अंग्रेजों के लिए व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल रहा। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को गोल्डन फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पेगोरा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य में बंदरगाह स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रनगर के राजा मद्रास पट्टे पर लिया, वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी में फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यहीं फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बनाया। उसके बाद 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेंजा एक ब्रिटेन राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दे दिया। तो मुंबई दे दिया चार्ल्स द्वितीय को दहेज में पुर्तगाली के द्वारा मुंबई। किसको, ब्रिटेन का राजकुमार जो कि चार्ल्स द्वितीय था और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेंजा किसके साथ शादी हुआ था, चार्ल्स द्वितीय के साथ, और इसमें इसको दहेज में मुंबई दे दिया था। 1668 में चार्ल्स द्वितीय बम्बई को 10 पगोरा के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 ईस्वी में अंग्रेज ने पश्चिमी मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई बना दिया। गोराल्ड अंगियर 1659 से सूरत के प्रेसिडेंट एवं मुंबई शहर की स्थापना किया। तो किसके द्वारा बम्बई शहर का स्थापना किया, गोराल्ड अंगियर के द्वारा बम्बई शहर की स्थापना किया। बंगाल के शासक शाहशुजा ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते हैं। तो बंगाल के शासन शाहशुजा ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते हैं। 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानाती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये में भुगतान कर
दे दी। यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया। हाँ, कलकत्ता स्थापना जॉब चाणक्य के द्वारा कोलकाता, गोविंदपुर, कालीकट, सुतानाती मिला के तीनों मिला के कलकत्ता का स्थापना हुआ। और कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? जो बनाया था जॉब चाणक्य के द्वारा। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंक केरो के द्वारा सूरत में खोला गया। तो फ्रांसीसी की प्रथम कोठी फ्रैंक केरो के द्वारा कहाँ पे खोला गया था? 1668 में सूरत में खोला गया था। उसका 1674 में फ्रांसीसी कंपनी ने निर्देशक फ्रैंकिस मार्टिन ने वाली कोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोधी को पुडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। भारत में फ्रांसीसी संघर्ष का कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। कौन सा युद्ध? कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध, पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 1748। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748। 1740 में ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकारी को लेकर यूरोप में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस संघर्ष के कारण ही भारत में दोनों कंपनियों मध्य 1746 युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया सेंट टोपे का युद्ध, फ्रांसीसी सेना को जीत मिली। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में 1748 में प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई? एक्स-लापा-सापेल की संधि समाप्त हुआ। इस संधि में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का विवाद आपसी सहमत सुलझा। उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754। इस युद्ध में का कारण हैदराबाद एवं कर्नाटक का उत्तराधिकार का विवाद था। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1749 से 1754। इसमें क्या कारण था? हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार का विवाद बना। हैदराबाद और कर्नाटक में चल रहे विवादों से राजनीतिक बढ़त बनाते हुए डुप्ले ने हैदराबाद को मुजफ्फरजंग और कर्नाटक में चंदा साहब के साथ दिया। अपरिहार्य रूप में अंग्रेजों को नासिरगंज एवं अनवरुद्दीन का सहयोग करना पड़ा। हैदराबाद आसफ जंग के मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर नासिरगंज के पुत्र और भतीजे मुजफ्फरजंग के बीच विवाद खड़ा हो गया। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा उनके बोहनई चंदा साहब ने मध्य विवाद हुआ। 1749 में फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध अनवरुद्दीन मारा गया और चंदा साहब कर्नाटक का अगला नवाब बना। 1750 में नासिर जंग भी फ्रेंच सेना से संघर्ष करता हुआ मारा गया और मुजफ्फरजंग हैदराबाद का नवाब बना। अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली युद्ध को भागकर तिरुचनाचल्लीपल्ली में शरण ली। फ्रांसीसियों ने चंदा साहब का सेना के साथ मिलकर मोहम्मद अली के दुर्ग घेर लिया। क्लाइव इस घेरे को तोड़ने में असफल रहा। उसने दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी अरकटा पर अधिकार कर लिया। कर्नाटक युग का नजर। पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 1748। इसमें क्या हुआ था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से प्रभावित 1748 में कौन सा संधि हुए? एला-सापा की संधि, और युद्ध के साथ समाप्त हो गया। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह गेहुंडू भारत अगला फ्रांसीसी गवर्नर बना। पांडिचेरी की संधि 1755 के साथ युद्ध विराम हो गया। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 के बीच हुआ, जो कि 1756 में शुरू सप्तवर्षीय युद्ध का भी एक अंश था। पेरिस संधि के तहत ये खत्म हो गया। पहला में कौन सा संधि? ऑस्ट्रिया एलेक्सलापा की संधि। दूसरा में कौन सा संधि? तो दूसरा में कौन सा संधि बताइएगा। और तीसरा में था पेरिस की संधि। उसके बाद इसी समय उसके बाद 1752 में स्टगर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना तिरुचिरापल्ली को बचा लिया और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेज के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस हार के कारण डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया। 1754 में गोंडहू अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया। जनवरी 1755 में पांडिचेरी की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हो गया। 1707 में अंग्रेजी सेना सर आयुर्कुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई फ्रांसीसियों की बुरी तरह हार हुई। तो किस अंग्रेजी सेना कौन था? सर आयुर्कुट। कब? 1760 में कौन सा युद्ध हुआ? वांडीवास। और वांडीवास के किसको हराया गया? फ्रांसीसी। और भारत से इसका वर्चस्व खत्म हो गया। 1761 अंग्रेजी पांडिचेरी फ्रांसीसियों से छीन लिया और 1763 में हुई पेरिस की संधि अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 में फ्रांसीसी कब्जे में थे।
प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसी के कब्जे में रहा। कौन सा? पुडुचेरी फ्रांसीसी के कब्जे में रहा। अब देखते हैं बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। मुगल सम्राट के अंतर्गत आने वाले प्रांत में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मतलब इसके समय संपन्न राज्य होने का कारण था बिहार था, उड़ीसा था, असम था, बांग्लादेश था। मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक थे जो परंतु नियमित रूप से मुर्शिद मुगल शासक के राजस्व भेजता रहता था। और मुर्शिद कुली खां ने ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद, जो कि मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी के तट पर है, तो सब स्वतंत्र कलकत्ता की स्थापना किया बंगाल का। मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था परंतु यह नियमित रूप से मुगल शासन को राजस्व भेजता था। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद लाया, जो कि भागीरथी नदी के तट पर था, स्थानांतरित किया। इसने इजादरी प्रथा को प्रारंभ की तथा कृषकों को तकावी ऋण, खेती के लिए अग्रिम कर्ज, तकावी का मतलब होता है खेतों के लिए किसान को खेती करने के लिए ये ऋण दिया गया था। और तकावी ऋण किसके द्वारा लागू किया था? तो मुर्शिद कुली खां के द्वारा। और मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ लाई? मुर्शिदाबाद। और इसने कौन सा? इजारेदारी प्रथा तथा तकावी ऋण, तकावी ऋण होता है खेती के लिए अग्रिम कर्ज, प्रदान किया। इसका उत्तराधिकारी उसका दामाद कौन बना? शुजाउद्दीन बना। 1740 में गिरिया का युद्ध, सरफराज को मारकर बिहार सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। तो गिरिया का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। 1740 में किसके किसके बीच हुआ था? सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच। और सरफराज खान को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। तो पूछेगा मुगलों को राजस्व देना किसके द्वारा बंद कर दिया गया? अलीवर्दी खां। और अलीवर्दी खां और सरफराज खान के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? 1740 में गिरिया का युद्ध। और गिरिया का युद्ध में सरफराज खान को पराजित होकर उसको मार दिया गया। और बंगाल का अगला शासक कौन बना? अलीवर्दी शाह। और इसने मुगल राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल में समृद्धशाली वन गया, बंगाल का भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद बना सिराजुद्दौला। 20 जून 1756 को काल कोठरी त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना में, इस घटना में रचिता जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद किया। और अगले दिन 146 में से 23 व्यक्ति जिंदा थे और कितने मारे गए? 123। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजी के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हो गया। और ये प्लासी का युद्ध जो है ना, धोखे से जीता गया। ये वास्तविक में युद्ध नहीं था, एक षड्यंत्र था। और षड्यंत्र में सिराजुद्दौला ने को हरा के और उसको बाद में मरवा दिया। मीर जाफर का बेटा ने इसको मार दिया। मीर जाफर जो कि गद्दार निकल गया और क्लाइव का गिदर भी बोला गया है मीर जाफर को। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। उसके बाद प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर बदान ने के नेतृत्व में छोटी सेना नवाब वफादार रही। मीर बदान लड़ते हुए मारा गया। और प्लासी कहाँ है? भागीरथी नदी पे। अलग याद रखिएगा, प्लासी भागीरथी। तो प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल और मीर बदान के नेतृत्व में छोटी सेना में वफादार था। मतलब मोहनलाल और मीर बदान, और बाकी सब उसके लिए गद्दार निकल गया। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजी ने 1760 में हटाकर उसका दामाद को बनाया मीर कासिम। और मीर कासिम जो है बंगाल का नवाब बना। और ये अपनी राजधानी जो है ना मुर्शिदाबाद से कहाँ दल गया? मुंगेर में अपना स्थानांतरित कर दिया गया। बंगाल की राजधानी क्रम पहले ढाका था, उसके बाद मुर्शिदाबाद आया, उसके बाद मुंगेर आया। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को, याद रखिएगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी के विजय हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज के सेनापति कौन है? हेक्टर मुंडो। और उधर से कौन था? गुगिन खान सेनापति था, याद रखिएगा। उसके बाद इलाहाबाद की 2 संधि हुई, 12 अगस्त 1765 और दूसरा 17। उसके बाद अंग्रेज के मैसूर से संबंध। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु हुई थी 1782 में। सर आइरकुट पोर्टोनोवा के युद्ध में उसे हरा के मार दिया गया था। हैदर अली की मृत्यु 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुए। हैदर अली का उत्तराधिकार उसका पुत्र बना टीपू सुल्तान। 1787 में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की।
इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष और जैकोबियन क्लब के मेंबर, और जैकोबियन ये फ्रांस से संबंधित था। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1767 से 69। पहला में हुआ कौन सी संधि? पहला में हुआ मद्रास की संधि, दूसरे आंग्ल मैसूर में मैद्रास की संधि, तीसरे में हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि, और चौथे में तो मर ही गया था। तो याद रखिएगा, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 1769। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 1784। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 92, और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में। पहला में था कौन? तो याद बेरेलास्ट, दूसरा में था वारेन हेस्टिंग, तीसरा में गवर्नर था कॉर्नवालिस, चौथा में लॉर्ड वेलेजरी। और जब मैसूर को इसने जीत लिया तो बोला अब हम पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में है। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर कौन थे? बेरेलास्ट, दूसरे में थे वारेन हेस्टिंग, तीसरे में थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, चौथे में थे लॉर्ड वेलेजली। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, दूसरा 1780 से 84, तीसरा 90 से 92, और चौथा आंग्ल मैसूर 1799 में, जो किसके समय हुआ था? तो पहला आंग्ल मैसूर में गवर्नर कौन था? बेरेलास्ट, दूसरा में वारेन हेस्टिंग, तीसरा में कॉर्नवालिस, चौथे में लॉर्ड डलहौजी। इस युद्ध में मराठा, हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर का खिलाफ था। मतलब हैदराबाद के निजाम और अंग्रेजों की संयुक्त सेना थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गई। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता है, और टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर थी। 1707 में वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज ने सर आयरकुट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया। उसके बाद देखिएगा महत्वपूर्ण संधि। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1784 में मंगलोर की संधि, और तीसरा में हुआ था श्रीरंगपट्टनम। ये तो आपको बता ही थे। उसके बाद सिख एवं अंग्रेज। सिख संप्रदाय की स्थापना श्रेय जाता है गुरु नानक सिंह, जो कि प्रथम गुरु थे। गुरु नानक के अनुयायी सिख कहलाए। ये बादशाह एवं बाबर हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था, तलवंडी में हुआ था 1469 ईस्वी में। इसके जन्म दिवस पर गुरु पर्व त्योहार मनाया जाता है। 1496 में कार्तिक पूर्णिमा गुरु नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। गुरु नानक ने लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया। गुरु नानक के अनेक स्थानों पर संगत, धर्मशाला, पंगत, लंगर स्थापित किया। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की 1539 में करतारपुर में मृत्यु हो गई। उसका दूसरा गुरु बना गुरु अंगद। इसने लंगर व्यवस्था को अस्थायी रूप से कंटिन्यू किया। तो गुरु नानक के बाद गुरु नानक का डेथ कब हो गया? 1539 में। उसके बाद अगले बने गुरु अंगद। 1539 से 1552 सिखों के दूसरे गुरु। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया, और गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास 1552 से 1574 में। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाली कई कार्य, हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन का प्रचलित किया। तो लवन का प्रचलित किसके द्वारा किया गया था? गुरु अमरदास के द्वारा। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंद पाल जाकर भेंट की, और गुरु पुत्री बीबी बानो की कई गांव दान दिए। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक एक महंत की नियुक्ति की। बीबी के पति रामदास 1574 से 1581। सिखों के चौथे गुरु अकबर ने बीबी भानु को 500 बीघा भूमि दी। गुरु रामदास ने इस भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरुपद सौंप दिया। इस प्रकार उन्होंने गुरुपद की पैतृक बनाया। गुरु अर्जुन 1581 से 1600 सिखों के पांचवें गुरु। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणा प्रार्थना की गीत संकलित था। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ कबीर, नामदेव एवं रैदास की रचना को भी सम्मिलित किया गया। किसको किसको? कबीरदास, नामदेव और रैदास की रचनाओं का भी सम्मिलित किया गया। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर जलाशय में मध्य हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के लिए जहांगीर ने 1606 में
गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया। सिख के छठे गुरु बने गुरु हरगोविंद। इन्होंने सिखों के सैन्य संगठन का रूप दिया और अकाल तख्त या ईश्वर सिंहासन का निर्माण कराया। तो छठे गुरु, इसने सिखों को सैन्य रूप बनाया। ये दो तलवार बांधकर गद्दी पे बैठते थे। दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था इन्होंने अमृतसर में किलेबंदी की। सिखों के सातवें गुरु गुरु हरराय, इन्होंने दारा सिखों से मिलने के आने पर आशीर्वाद दिया था। उसके बाद आठवें गुरु हरकिशन, इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। याद रखिएगा, गुरु सिखों के आठवें गुरु हरकिशन, इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब का समझाना पड़ा। सिखों के नौवें गुरु तेज बहादुर, इसका नाम है हिंद की चादर। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण इन्होंने 11 नवंबर 1675 में शीशगंज गुरुद्वारा के निकट इसको मरवा दिया गया। और दिल्ली में ये शीशगंज, जहाँ पे इसका शीश गिरा था, उसी के नाम पे शीशगंज गुरुद्वारा। और इसने इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण इसको औरंगजेब के द्वारा मरवा दिया गया 11 नवंबर 1675 में। सिखों के दसवें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708। इनका जन्म 5 जनवरी 1666 में पटना में हुआ था। वैसाखी के दिन 29 मार्च 1676 में गुरु गोविंद सिंह जी के सिखों के 10वें गुरु घोषित किए गए। और गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 1708 में। औरंगजेब की मृत्यु 1760 में। याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 में। गुरु गोविंद सिंह ने अपना सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 का कार अनिवार्य कर दिया। प्रत्येक सिख केस, कंघा, कृपान, कच्छा, कड़ा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम पे अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पपोता था। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे। याद रखिएगा कि गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में कौन सा लिखा? जफरनामा। इनके 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, जो कि सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार पे चिनवा दिया था। 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना और पाहुल प्रणाली की शुरुआत की। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया। का अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 18 अक्टूबर 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह का हत्या 18 अक्टूबर 1708 में नांदेड़ नामक गुल खां नामक पठान के द्वारा। तो गुरु गोविंद सिंह का हत्या किसके द्वारा? तो गुल खां नामक पठान के द्वारा किया गया था। और गुरु गोविंद हत्या कब हुआ? नांदेड़ में। कब? 18 अक्टूबर 1708 में नांदेड़ में। किसके द्वारा? गुल खां के द्वारा। उसके बाद अगला इसका जो बना बंदा बहादुर, इसका जन्म 1670 में पूछ जिले में रजौली गांव में हुआ था। इसका बचपन का नाम था बंदा बहादुर का लक्ष्मण दास। ये पूछता है कि इसका बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण दास। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज के स्थापित करने का। इसके लिए उन्होंने लोहगढ़ की राजधानी बनाया। इसने अपना राजधानी लोहगढ़। इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम पे सिक्के चलवाए। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या की। मुगल बादशाह फरूख सैयर के आदेश पर 1716 में बंदा सिंह ने गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पकड़कर मौत घाट उतार दिया। शाहदरा कलगढ़ी के नाम से विख्यात, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को घाट उतार दिया था। तो इसका लक्ष्य, बंदा बहादुर का बचपन ही क्या नाम था? लक्ष्मण दास। तो इसने लोहगढ़ अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। 1748 में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों से दल खालसा में विलय हो गया। वह खालसा जम्मा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया। इसे मिसल कहा गया। और मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सम्मान होता है। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ सम्मान होता है। रणजीत सिंह का जन्म गुंजरवाला 2 नवंबर 1780 में सकरचुकिया मिसल के मुखिया मानसिंह के यहाँ हुआ था। इनके दादा चरस सिंह और 12 मिसलों में सकरचुकिया मिसल प्रमुख स्थान था। तो पूछेगा कि रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो सकरचुकिया मिसल से था। 1798-99 में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना और 25 अप्रैल 1809 में अमृतसर की संधि हुई। किसके किसके द्वारा? महाराणा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉप के बीच। याद रखिएगा कि अमृतसर की संधि किसके किसके बीच हुआ? तो रणजीत सिंह और मेटकॉप के बीच। रणजीत सिंह का 4 सूबों में बटा था। रणजीत सिंह 4 सूबों
राज्य 4 सूबे में बटा, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। और अमृतसर की संधि 1809 में किसके किसके बीच हुई थी? चार्ल्स मेडकॉफ और महाराणा रंजीत सिंह के बीच हुई थी अमृतसर की संधि। और अमृतसर अपना लाहौर शासक बना था। पूछेगा कि अपनी राजधानी लाहौर और अपनी धार्मिक राजधानी कहाँ बनाया था? तो लाहौर बनाया था प्रशासनिक राजधानी और अमृतसर बनाया था धार्मिक राजधानी। रंजीत सिंह 4 सूबे में बांटा, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। महाराणा रंजीत सिंह विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री कौन था? दीनानाथ। तो महाराजा रंजीत सिंह के विदेश मंत्री कौन थे? फकीर अजीजुद्दीन और वित्त मंत्री थे दीनानाथ। 7 जून 1839 को रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। तो 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में इसको विलय कर दिया गया था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में। पहला सिख युद्ध कब हुआ? 1845 से 46 और दूसरा हुआ 1849 में। और 1849 में ही पंजाब को क्या कर दिया गया था? लॉर्ड डलहौजी ने मिला दिया था। तो इसमें अंग्रेजों के सिखों के मध्य हुई संधि। लाहौर की संधि हुई थी 9 मार्च 1846 को। अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में। और भोड़ेवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 में। तो लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 और भोड़ेवाल की संधि हुई थी 22 दिसंबर 1846। इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण में अंग्रेजी शासक प्रवास पंजाब मान लिया। तो लाहौर की संधि कब हुई? 9 मार्च 1846 में। और भोड़ेवाल की संधि हुई 22 दिसंबर 1846। तो लाहौर की संधि कब हुई? 9 मार्च 1846 में। और भोड़ेवाल की संधि 22 दिसंबर 1846। इस संधि के तहत राजा दिलीप के संरक्षण हेतु अंग्रेजों सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया। 20 अगस्त 1847 में महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह के अलग होकर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर उसे शेखपुरा भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियनवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में 21 फरवरी 1849 से लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हुआ और 29 मार्च 1839 को घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कर दिया। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड वार्षिक पेंशन दे दी गई। उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। सिख राज का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। इसी के समय राणा रंजीत महाराजा दिलीप सिंह के समय। और उसके बाद सिखों द्वारा किए गए प्रमुख आंदोलन 1873 में सिंह सभा आंदोलन किया गया, अमृतसर में शुरू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य सिख में खोई धर्म और प्रतिष्ठा को पुनः वापस। उसके बाद कूका आंदोलन हुआ था 1840 में। भगत जवाहर मल, जिसे सियान साहब भी कहा गया, पंजाब के पश्चिमी भाग में कूका आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन मूलतः सिख धर्म को शुद्ध करने के लिए था। तो कूका आंदोलन बेसिकली किसके लिए था? सिख धर्म को शुद्ध करने, उसमें बुराइयों को दूर करने के लिए, लेकिन बाद में राजनीतिक विद्रोह में बदल गया, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों को भारत को बाहर निकालना था। भगत जवाहर मल ने अपने शिष्य बालक सिंह के साथ मिलकर इस आंदोलन को संगठित किया। इसका मुख्यालय हजारा अब जो कि पाकिस्तान में। कूका आंदोलन एक और प्रमुख राम सिंह कूका 1857 में राम सिंह लुधियाना में स्वतंत्रता के सफेद ध्वज ब्रिटों के खिलाफ शुरुआत की। 1872 में कूका कार्यकर्ता मलेरकोटला माधो बंद कर दिया गया। 1885 में शहीद हुए कूका आंदोलन में नामधारी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कूका आंदोलन ये जाति प्रथा के उन्मूलन, मांसाहार, शराब और नशे, परहेज, विधवा पुनर्विवाह, महिला को पर्दा छोड़ने जैसी सामाजिक बढ़ावा दिया। उसके बाद है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। तो बंगाल के गवर्नर, पहला बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल 1757 से 1760 और उसके बाद दूसरा 1765 से 1767। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बंगाल के गवर्नर जनरल से। तब तक के लिए धन्यवाद।